नमस्कार मित्रों, businessfortnight.com में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार उपस्थित हैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, जिसमें आप जानेंगे कि कोई व्यक्ति कैसे ज़ीरो से एक हीरो बनने का सफ़र तय कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री से ही हो तभी हीरो कहलाए। वे एक ऐसे क्षेत्र से हैं जिसमें सेल्स को बहुत कठिन माना जाता है और ऐसे कठिनतम कार्य को करके आप एक शिखर तक पहुँचें, ये वाकई में एक उपलब्धि का काम होता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही एक व्यक्ति से जो विगत 25 से अधिक वर्षों से बीमा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। साथ ही साथ वे निवेश के क्षेत्र में भी कदम रख चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों के साथ उनका जुड़ाव है। बहुत सारे निवेशक उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी एक जर्नी जो है बड़ी रोचक और काफ़ी अच्छे उतार चढ़ावों और काफ़ी सारी लर्निंग्स के साथ भरी हुई है। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बीमा क्षेत्र के काफ़ी जाने माने नाम मिस्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा से। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी 25 से अधिक वर्षों का इस क्षेत्र में अनुभव रखते हैं और उन्होंने इस बीमा क्षेत्र की शुरुआत काफ़ी छोटी सी एक शुरुआत की थी और जिसको उन्होंने अपनी लर्निंग्स के साथ, लोगों के अनुभवों के साथ, अपनी सीखों के साथ बढ़ाया और आज वे न केवल भोपाल, मध्य प्रदेश बल्कि देश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रखते हैं। और आज हम ज़्यादा समय न लेते हुए अब आपको सीधे उनसे मिलवाना चाहेंगे। मिस्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और शर्मा जी, हमारे दर्शक और हम स्वयं आपसे जानना चाहेंगे कि आपका लालन पालन कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा कैसी रही। तो आपके बचपन से लेकर के अभी आगे तक की हम जर्नी इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा बीता, आपने कहाँ से शिक्षा दीक्षा ली। मैं मूलतः पिलानी राजस्थान का रहने वाला हूँ और पिलानी भारत की प्रमुख शिक्षा स्थली में से है। मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल में ही हूँ और बिरला टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ही मैंने इंजीनियरिंग की पिलानी से, इलेक्ट्रॉनिक्स में जी। और ये पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं भोपाल आया, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ भोपाल रहते थे। ये किस वर्ष में आप भोपाल आए? मैं 1989 में भोपाल जी। मेरे पिताजी बिरला मंदिर भोपाल जो है ये 1958 में से लेकर 64 तक उसका कंस्ट्रक्शन भी पिताजी के हाथ से ही हुआ जी। और 91 तक मुख्य पुजारी के रूप में वो यहाँ बिरला मंदिर में कार्यरत थे। जी। अच्छा, तो मैं और मदर गांव में रहते थे जी। बाद में 89 में मैंने यहाँ, लेकिन मैंने शुरू से ही सोचा था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, बिजनेस में ही जाना है। आया था जी। और इसके बाद आपने भोपाल में और आगे कोई शिक्षा की है आप उसके बाद कामकाज में आगे? भोपाल में आते ही मैंने थोड़ा शुरुआत छोटे से बिजनेस के साथ स्टार्ट किया और उसी के साथ मैंने शिक्षा ग्रहण भी अपना जारी रखा। मैंने यहाँ बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीजी किया जी। साथ में पढ़ने का शौक था मुझे और साथ में बीएचएमएस भी मैंने यहाँ भोपाल होम्योपैथी में भी डिग्री हासिल की। ओके, तो आप मतलब डॉक्टर भी हैं। अच्छा, तो आपने करियर की शुरुआत कैसे की? करियर की शुरुआत तो मुझे एक्चुअली मैं तो एक बहता सा चला गया काम करने में। पहले मैंने शुरुआत एक छोटे से गिफ्ट स्टोर से की थी, उसके बाद मैं ऊर्जा विकास निगम में सोलर कुकर हैं, प्रेशर कुकर हैं, नूतन स्टोव्स हैं, ये उस समय मैन्युफैक्चरिंग भी और वहाँ पे मैं C&F लेके सप्लाई करता था वहाँ पे ऊर्जा विकास निगम के थ्रू। पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैंने ये कारोबार किया, काफी पैसा कमाया उस समय। उसके कुछ समय बाद ये सब्सिडाइज बिजनेस था, ये बिजनेस बंद हो गया हमारा। पैसा था, किसी व्यक्ति ने मुझे सलाह दे दी कि आपको मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम में जो अनुबंधित बसें हैं जी। तो वहाँ पे मैंने कुछ बसें अनुबंधित करके ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में आया, लेकिन वो मेरा बहुत ही गलत निर्णय था, क्योंकि शायद आपको उसका बैकग्राउंड में कोई अनुभव नहीं था। अनुभव भी नहीं था और गलत सलाह पे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ये आज मुझे अनुभव हुआ। उसके बाद मैंने ये समझ लो वो दौर देखा कि एकदम मैं पुनः वापस माइनस में चला गया, जीरो भी नहीं माइनस में चला गया। ये किस दौर की बात होगी, किस समय की बात थी, ये कौन सा वर्ष रहा होगा? 96 और 97 की बात है जी।
उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं धीरे धीरे ऐसा व्यापार करूंगा जिसमें कोई पैसा ना लगे जी। धीरे धीरे मैंने सेल्स में और मार्केटिंग में कुछ अपने हाथ आजमाए। शुरुआती दौर में मैंने हेल्थ बीमा, स्वास्थ्य बीमा बेचना स्टार्ट किया 1998, 99 में। और उस दौर में भी मैंने काफी घर घर जाकर ये स्वास्थ्य बीमा बेचा है ओरिएंटल इंश्योरेंस के लिए जी। फिर 2000 में जब लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनियां मार्केट में आने लगी, एक बीमा विधेयक पास होने के बाद में भारत सरकार ने परमिशन दी प्राइवेट कंपनियों को, उसके बाद मैंने लाइफ की तरफ अपना थोड़ा ध्यान बढ़ाया। और 2002 में जब बजाज भोपाल शहर में आई तो मैंने 2003 में वहां पे अपना कोड लेकर जीवन बीमा के क्षेत्र में भी अपना पदार्पण किया। जी जी। तो ये 2002 से आपकी जर्नी जीवन बीमा के क्षेत्र में चालू हुई। अच्छा, तो पहली कंपनी आपने बताया कि बजाज एलियांज में आपने काम करना शुरू किया बतौर इंश्योरेंस एडवाइज़र। तो आपका पहला वर्ष कैसा रहा जब आप बीमा क्षेत्र में, अब चूंकि हेल्थ बीमा तो आप पहले से बेच ही रहे थे, तो आपको कुछ कठिनाई आई या आपको ऐसा लगा कि आप फ्लो में चले जा रहे हैं? एक्चुअली मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो जो महाशय मुझे यहाँ लेकर आए हैं, आज वो बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। उन्होंने जब मुझे पहले बीमा के क्षेत्र के बारे में बताया तो मुझे एक्चुअली एजेंट सबसे थोड़ी सी एलर्जी या नफरत या अजीब सा लगता था मुझे, एजेंट शब्द जो होता है। पर उसने मुझे कहा नहीं, अब ये एजेंट शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, एडवाइजर शब्द है या कंसल्टेंट शब्द है, ये थोड़ा पाश्चात्य युग के शब्द हैं, तो वो भी एजेंट ही, परंतु वो शब्दों का हेरफेर होने की वजह से फिर मैंने उनकी बात मानी। और 2003 में पूरे साल पहले मैंने इस क्षेत्र का बारीकी से अध्ययन किया कि हमें कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्ट हैं। पहले जो भी प्लान होते हैं या जो प्रोडक्ट है, उसकी बारीकी से पहले खुद अध्ययन किया मैंने, किसको किसकी जरूरत है, कैसे क्यों बेचा जाता है, बीमा क्या है, मतलब जो भी बारीकी से सवाल हैं उनके ऊपर मैंने निजात पाते हुए पूरे साल धीरे धीरे काम शुरू किया। और 2003 एंड में मैं फुल फ्लैश, मतलब मुझे ऐसे लगने लगा कि अब मैं आसानी से इस सेक्टर में हर चीज बेच सकता हूँ। पहले मैंने अपने आप को तैयार किया एक्चुअली, जल्दबाजी नहीं की मैंने, धीरे धीरे एक एक चीज को समझा। जी हाँ हाँ हाँ। तो शर्मा जी, ये दौर वो था जब निजी क्षेत्र की कंपनियां पहली बार मार्केट में उतरी थीं और निजी क्षेत्र को लेकर के लोगों के मन में काफ़ी आशंकाएं थीं कि पता नहीं ये बीमा कंपनी कहीं हमारा प्रीमियम लेकर भाग ना जाए या हम इस कंपनी के पास क्यों जाएं। तो उस समय आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियों का जो सामना उस समय करना पड़ता था वो आज भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता आज भी शिक्षित तो है, पर आज भी वो प्राइवेट और सरकारी, पर हम उस दौर में भी यही चीज समझाते थे कि ये भी काम सरकारी है, ये भी चीज भारत सरकार ही लेकर आई है। अगर बजाज की पॉलिसी पे टैक्स का कुछ छूट मिल रही है तो वो LIC में भी मिल रहा है। वो आज भी, ऐसा नहीं कि आज भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं कि भैया आपकी कंपनी में क्यों लगाएं हम पैसा, हम LIC के साथ क्यों नहीं जाएं। पर अब धीरे धीरे लोग एजुकेट हो रहे हैं। उस समय तो बहुत कठिनाइयां आती थी, पर हम सरकारी कागजों के साथ में IRDA समझाते थे पहले कि नहीं देखिए इनको रेगुलेट IRDA कर रहा है, बैंक को जैसे RBI करता है। तो बारीकी से उनके सवालों को समझकर और जवाब देके उनको सेटिस्फाई करते थे। तो पहले वर्ष में जब आप देखते होंगे कि निजी कंपनियां हो चाहे सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हो, तो वहाँ पर जो हर ब्रांच में आपने देखा होगा, या हमारे दर्शकों को हम बता दें कि वहाँ टॉप परफॉर्मिंग जो एजेंट्स होते हैं या कंसल्टेंट्स होते हैं या एडवाइज़र्स होते हैं, उनकी हर महीने एक सूची बनती है और उसको विद फोटोग्राफ ब्रांच में डिस्प्ले किया जाता है ताकि अदर लोग भी मोटिवेट हों और बेहतर काम करने की कोशिश करें। तो जब आप देखते होंगे कि इस ब्रांच में या जिस पर संबंधित ब्रांच में आप काम किया करते थे वहाँ इस तरह की लिस्ट डिस्प्ले होती थी, तो उसमें आपका नाम शायद नहीं होता होगा शुरुआती दौर में, तो आपको क्या फील आता था? और जिन लोगों को आप देखते थे टॉप पर, तो उस समय आप क्या सोचते थे? डेफिनेटली उनसे मैं प्रभावित तो होता ही था, पर अपने मन को मजबूत करता था कि एक दिन मुझे भी इनमें टॉप पे ही आना है। और जो मैंने अपना 2003 में जो बातें मैंने सोची थी, मैंने उनको
क्रियान्वित करना स्टार्ट कर दिया, और आज भी मैं 25 सालों में उसी लेवल पे बरकरार हूँ, उसको नीचे नहीं आने देता। जी जी। 2003 में मुझे एक मीटिंग में समझाया गया कि ये एमडीआरटी ऐसे होता है। उस समय एमडीआरटी लगभग, मैं थोड़ा सा बीच में बताना चाहूंगा कि अगर आप एलआईसी की ब्रांचेज में जाते थे तो करोड़पति अभिकर्ताओं की फोटो लगती थी जी। पर उस समय करोड़पति अभिकर्ता बहुत बड़ी चीज हुआ करता था जी। पर अब सारा ही बदलाव आ चुका था, क्योंकि इन देर तो 50,000 रुपए के प्रीमियम पे भी करोड़पति अभिकर्ता बन दिया जाता है। उस समय क्या बीमा धन को समझा जाता था, अब आजकल प्रीमियम को समझा जाता है जी। तो 2003 में 21 दिसंबर को जब इस मीटिंग को मैंने अटेंड किया तो आने वाले 10 दिनों में ही मैंने उस एमडीआरटी के पायदान को छू लिया। तो आपने पहले वर्ष में एमडीआरटी को अचीव कर लिया था? पहले वर्ष में ही मैंने एमडीआरटी को अचीव किया और मैंने कहा अपने को तो ये करना ही है लगातार। और जब उसकी मीटिंग्स में या बाहर फॉरेन टूर जाने लगे, जब पहला टूर हमारा 2005 में गया, फिर मुझे कंपनी की तरफ से ऑफर दिया गया कि आप अगर फैमिली के साथ बाहर जाना चाहते हैं तो आप मार्च तक, तो मैंने 2004 में मार्च में ही एमडीआरटी कर दिया 3 महीने में। तो मुझे परिवार सहित ऑस्ट्रेलिया के पहला दौरा मिला, जो कि बजाज एलियांज का भी पहला ही विदेश प्रवास था, एक मिलाद कन्वेंशन इनका था। तो उसके बाद जो एक दिमाग में या शरीर में जो जोश भरा वो आज तक मैं अपने आप में बरकरार रखता हूँ। जबकि मेरे साथ 2006 के साथ फिर लगातार हेल्थ इश्यूज भी बनते रहे, पर मैं बिस्तर पे पड़ा रहा, पर मैंने अपनी ऊर्जा को कम नहीं होने दिया। जी। तो शर्मा जी, हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहेंगे। ये जो एमडीआरटी यानी मिलियन डॉलर राउंड टेबल होता है, बहुत सारे हमारे दर्शक जो बीमा क्षेत्र के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते हैं, थोड़ा उनको आप समझाने की कोशिश कीजिए कि एमडीआरटी आखिर है क्या और किस तरह ये अचीव होता है और इसके लिए किस तरह के टारगेट्स दिए जाते हैं। जी जी। एमडीआरटी जो आपने फुल फॉर्म बताई दिया, मिलियन डॉलर राउंड टेबल, ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्लब है जो कि अमेरिका में इसका मुख्यालय है और विश्व की सारी जितनी भी बीमा कंपनी है वो सारी रिप्रेजेंट करती है वहां पे। एक पर्टिकुलर प्रीमियम या कमीशन दोनों पे होता है। उस समय 2003 की बात करूं तो ये 20 लाख रुपए पे हुआ करता था और ये डॉलर से रेट से ऊपर नीचे होता है और किसी समय ये अब जाकर 40 लाख पे चला गया था। मतलब 40 लाख रुपए सालाना प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम। इसमें सिंगल प्रीमियम काउंट नहीं होता, सिंगल प्रीमियम मात्र 6% काउंट होता है। इसमें जैसे आप हेल्थ का या म्यूचुअल फंड्स हैं या ये भी, पर उनके परसेंटेज हैं जो इसमें शामिल होते हैं जी। पर लाइफ इंश्योरेंस का जो रेगुलर बिजनेस जो लगातार कंपनी के पास आएगा वो बीमा इसमें पूरा 100% काउंट होता है। इसके 3 स्टेजेस हैं। एक एमडीआरटी है, इसके 3 टाइम्स टीओटी होता है, कॉट ऑफ टेबल, और उसके 3 टाइम्स टीओटी होता है, टॉप ऑफ टेबल, टॉप ऑफ टेबल, टॉप ऑफ द टेबल। और हाँ जी, और इसमें साल में एक बार जून के महीने में अमेरिका या कनाडा के किसी भी शहर में एक कंबाइंड मीटिंग रखी जाती है 4 दिन की, जिसमें जो एमडीआरटी क्वालिफायर होता है वो उसके लिए उसकी जो मेंबरशिप फीसेस हैं, लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा है मेंबरशिप फीस का, रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप फीस जो है। उसके बाद आदमी वहां अटेंड कर सकता है। कई कंपनियां इसे स्पॉन्सर करती हैं, कई कंपनियां स्पॉन्सर नहीं करती जी। और अभी एमडीआरटी एशिया भी गठित कर दिया गया पिछले कुछ दिनों से, तो ये मीटिंग्स एशिया में भी होने लगी। इस तरह की मीटिंग्स जो आपकी एमडीआरटी की होती हैं, इनमें किस तरह का किन मुद्दों को डिस्कस किया जाता है या क्या इसका चर्चा का केंद्र होता है? इसमें एक तो सबसे पहले बड़े बड़े मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, और जैसे भारत से विश्व भर से जो लगभग 20-25 हजार, 30 हजार, 40 हजार जो एमडीआरटीज होते हैं उस साल के, वो लोग इस मीटिंग को अटेंड करने आते हैं। बड़े बड़े हॉल में इसके मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं। हिंदी में भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, पर उनके लिए एक अलग रूम दिए जाते हैं और ट्रांसलेटर की भी सुविधा रहती है वहां पे।
वहां पे किस कंट्री में कैसे एक दूसरे से आदमी मीटिंग करता है, इंग्लैंड के आदमी से मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो मेरे से चर्चा कर रहा है, तो उससे आदमी स्वाभाविक तौर पे सेल्स में किस प्रकार के ऑब्जेक्शंस आते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सिखाया जाता है। और साल भर में एमडीआरटी के अगर आप मेंबर है तो कई वेब पे जाके या एमडीआरटी की वेबसाइट पे जाके या उनकी बड़े बड़े वीडियोज आते हैं, उनसे अब हम बहुत सी चीजें सीखते हैं। जी जी, तो चलिएगा हम आपकी वापस पुनः यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने बताया था कि आप बीमार भी पड़े इस बीच में, और लेकिन आपने अपनी जो टारगेट्स है उसकी यात्रा को लगातार बनाए रखा, अपने लक्ष्यों को आप लगातार पूरा करते रहे। तो यहाँ से हम वापस शुरू करते हैं कि किस तरह से आपकी जर्नी आगे बढ़ी। फिर मैंने 2005 में जिन महाशय के साथ मैंने बजाज एलियांज ज्वाइन किया था, उन्होंने बजाज एलियांज छोड़कर एसबीआई लाइफ ज्वाइन कर लिया। फिर उनके निवेदन पे मैं एसबीआई लाइफ में भी एक बिजनेस कोड के थ्रू मैंने वहां पे भी बिजनेस स्टार्ट किया, और पैरेलली वहां पे भी मैंने एमडीआरटी स्टार्ट किया। जी जी। तो इन ऑल आप कितने एमडीआरटी अब तक अचीव कर सकते हैं? मैं लगभग सर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखें तो लगभग 23 टाइम एमडीआरटी और 2 बार सीओटी किया मैंने, एक बार बजाज में और एक बार एसबीआई में। जी जी, जबकि एक बार भी एमडीआरटी को अचीव करना एक आम एजेंट का बहुत बड़ा सपना होता है। आपने इसको इतने लगातार इतनी बार अचीव किया है, वाकई आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो अब हम आपसे आगे चर्चा करना चाहेंगे कि आपके इस इंडस्ट्री में मेंटर कौन है, किनसे किनको आप अपना गुरु मानते हैं, उनसे क्या क्या आपने सीखा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। परिस्थितियों को मैं गुरु मानता हूँ। आज मैं बीमार भी रहा, समय की चाल को समझना, लोगों के पास हम जैसे मैं आपके पास आया, आपने मुझे क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्यों मना किया, कैसे किया, इन सारी बातों से मैं कुछ न कुछ सीखता हूँ। परिस्थितियां मुझे सिखाती हैं। अगर मैं 3 साल बिस्तर पे भी रहा, अगर आपको बताएं तो फिर मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ, लगातार मतलब 7, 8, 10 साल ऐसी परिस्थितियां बनी रही, पर उसमें बुरे वक्त से भी मैंने बिस्तर पे पड़े पड़े भी कुछ न कुछ सीखा, अपने आप को कुछ न कुछ मोल्ड किया, डिजाइन किया, परिस्थिति मैं उसी के साथ चलता रहा। लगातार बहना, लगातार कार्य के प्रति समर्पित रहना ही मेरी सबसे बड़ी गुरु या मंत्र मान लो या गुरु वो चीज मान लो। तो मतलब आपका कहना है कि परिस्थितियां आपकी गुरु हैं, और समय के हिसाब से आप सीखते जाते हैं किस तरह के लोग आपसे ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं, किस तरह की चर्चाएं आपके लोगों के साथ होती हैं, उनसे आप निचोड़ निकालते हैं और उनमें से अपने काम की बातों को सीख करके आप आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहता है, ख़ासतौर से आज के युवा जो हैं वो चाहते हैं कि हम खुद का काम करें, हमारे पास लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ऐसे युवाओं को आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ, मैंने इस सेक्टर में क्यों आया था, क्योंकि मेरा प्रण था कि मैंने जो लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद किए थे दूसरे सेक्टर्स में, मैंने इस सेक्टर का चुनाव इसीलिए किया था कि अब मैं 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगा और करोड़ों कमाऊंगा इससे जी। और मैंने उस उद्देश्य को, मेरे अंदर भी कोई विशेषता तो थी नहीं, मैंने भी सेल्फ सीखा ही है। अगर समर्पण के साथ कोई भी कार्य तन्मयता से किया जाएगा, निश्चित रूप से भारतीय नौजवान उसमें सफल होगा, क्योंकि सेक्टर भी बहुत बड़ा है। सेक्टर भी पूरा विश्व हमारा सेक्टर है, मतलब अपन ये नहीं सोचें कि भारतीय, अमेरिका तक आप इसको फैला सकते हैं। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि इसकी कोई सीमाएं नहीं है, तो मुझे आपसे बात करते हुए ये ध्यान आया कि हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स हैं वो कहाँ तक फैले हुए हैं? मेरे क्लाइंट सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में भी हैं, जर्मनी में भी हैं, दुबई में भी हैं, अमेरिका के और अन्य शहरों में भी हैं जी। भारत के हर कोने में मेरा क्लाइंट है जी। तो अभी अगर मोटा मोटी देखें तो कितने लोग आपसे जुड़े हुए होंगे इस बीमा के माध्यम से? 2,500 से 3,000 लोग हैं जो जिनको मैं सफलतापूर्ण इस इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट विषय पे सलाह दे पा रहा हूँ। तो इंश्योरेंस को लेकर के थोड़ा सा अभी भी अवेयरनेस की कमी है, खासतौर से मतलब कहना चाहिए कि चाहे छोटे शहर हों या बड़े शहर हों, लेकिन लोगों में अभी भी समझ नहीं आ पा रही है। तो इसको लेकर के आप किस तरह के प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग एजुकेट हो सकें और इंश्योरेंस की महत्ता को समझते हुए अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें?
कि देखिए मैं तो बेबाक, अगर आपने मुझे मौका दिया है अगर ये बात रखने का, तो मैं जितनी इंश्योरेंस कंपनियां इस समय मार्केट में भारत में काम कर रही हैं, मैं तो आपके माध्यम से उन कंपनियों को ही कहना चाह रहा हूँ कि अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना आगे ले जाइए। भारत का नौजवान खाली भी है, उसे राह दिखाइए। पहले ये कंपनियां ही खुद अगर भारतीय परिवेश को समझेंगी, भारत के नौजवानों को समझेंगी, उनको सही शिक्षा देंगी, तो ये आज ग्रामीण परिवेश तो पूरा इंश्योरेंस से खाली पड़ा हुआ है। आज भारत में 60 से 70% लोग इंश्योरेंस को जानते ही नहीं। जी जी, तो मतलब आप चाहते हैं कि जी पहले इंश्योरेंस कंपनियों को आप चाहेंगे कि वे आगे आएं और युवाओं को एजुकेट करें, उनको ट्रेन करें, उनकी एजुकेशन अच्छी करें ताकि वो जाकर के क्षेत्र में अच्छी तरह काम कर पाएं। और मैं अगर कड़वे शब्दों में कहूं, या मेरे अनुभव, हो सकता है कोई कंपनी वाले इसे गलत भी समझेंगे, अगर मैं कड़वे शब्दों में कहूं तो इंश्योरेंस कंपनियां ही इसको समझ नहीं पा रही हैं अभी, इस दिशा को। वो किस तरह? उनके जो ट्रेन भी, उसका कारण है ना, इंश्योरेंस में मान लो कोई नौजवान कार्य करता है, वो कुछ दिनों तक असफल हो जाता है, फिर वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है, फिर तीसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है। कंपनियां उन्हीं लोगों को एक कंपनी छोड़ी, उसने दूसरी कंपनी वाले ने ले लिया, दूसरी कंपनी छोड़ी, उसने तीसरी, मतलब असफल लोगों को ही वो कंपनियां एंट्री दे रही हैं, नए और नौजवान लोगों को कम एंट्रियां दे रही हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी। तो आपका सुझाव ये है कि जो असफल लोग हैं उनको कंपनियां रिजेक्ट करें और नए खून को अंदर लाएं और उनको बेहतर ट्रेनिंग दें, उसको बेहतर ट्रेनिंग दें, और अपने ट्रेनिंग मैनेजर्स भी ऐसे रखें कि वाकई में वो ट्रेनिंग देने लायक हैं। जी, सिलेक्शन पैरामीटर ही इंश्योरेंस कंपनियों का गलत है सर, जी, मैं अगर आपको कहूं तो। तो इसमें आपके हिसाब से किस तरह का सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए? अब चर्चा थोड़ी हालांकि दूसरी दिशा में जा रही है, लेकिन बहुत रोचक दिशा में जा रही है, तो जानना चाहेंगे कि आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह का सिलेक्शन प्रोसीजर कंपनी को फॉलो करना चाहिए? जैसे अपन बातें हैं, भारतीय जो ग्रामीण परिवेश है जी, वो अगर आप देखें तो 60, 70 या 80% लोग हिंदी बाहुल्य हैं। जी, अपन साउथ का थोड़ा पार्ट छोड़ दें या नॉर्थ का पार्ट छोड़ दें, मतलब नॉर्थ ईस्ट का पार्ट छोड़ दें, बाकी तो, जबकि भारत में ट्रेनिंग इंग्लिश में दी जा रही है, उन्हें प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन इंग्लिश में दिया जा रहा है, तो वो जो ग्रामीण परिवेश से आया हुआ नौजवान, माना कि वो ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएट किया हुआ है, पर पीजी भी कर लिया, पर फिर भी वो अपनी भाषा में ही चीज को समझ पाता है। ये लोग उसे उस भाषा में नहीं समझाना चाहते। उन कई कंपनियों के तो ब्रोशर ही हिंदी भाषा में नहीं, तो हम एक ग्रामीण परिवेश में बिकने वाली पॉलिसी को हम इंग्लिश में कैसे समझा पाएंगे? भाषा का भी बहुत बड़ा कारण है। अगर लोकल लेवल पे, लोकल लैंग्वेज में अगर गांव वाले को उसी की भाषा में, उसी के तरीके से समझाया जाएगा, तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। मतलब आपका कहना यह है कि आपके जितने भी प्रेजेंटेशंस होते हैं कंपनियों के या ट्रेनिंग होती हैं, उनमें अंग्रेजी भाषा का मतलब बहुत ज्यादा प्रचलन है और हिंदी या स्थानीय भाषाओं को समावेश नहीं किया गया है। शायद यही वजह है कि जो नए युवा हैं वो भले ही वो अंग्रेजी समझते भी हैं, लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं जितना कि वो अपनी भाषा में हो पाते हैं। जी, चलिएगा, ये तो हमारी दिशा थोड़ा अलग जा रही थी, लेकिन अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और हम शर्मा जी, हम आपसे अब आगे जानना चाहेंगे कि जो इंश्योरेंस को लेकर के लोगों के दिमाग में एजुकेशन का स्तर है, आपने भी जैसा बताया कि बहुत ज्यादा नहीं है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में नहीं है, लेकिन फिर भी आपने करीब 2,500 से 3,000 ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा है जो आपसे नियमित रूप से बीमा लेते हैं। तो ये शुरुआती दौर में जब आप इनको बीमा बेचने जाते थे तो किस तरह के मेनली ऑब्जेक्शंस आपके सामने आते थे और उनको किस तरह हैंडल करते थे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे विदेशों में बीमा लेना कंपल्सरी है, आज यूएस में या अमेरिका की बात करें, वो आगे क्योंकि वहाँ हर आदमी को कंपल्सरी, उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखते हुए उतना बीमा उसका अनिवार्य है जी। अब भारत में आने वाले दिनों में हो सकता है ये अनिवार्य हो, और हम चाहेंगे। वहाँ हम जैसे लोग घर नहीं जाते, वहाँ लोग ऑफिसेस बने हुए हैं, उनके पास खुद आते हैं जी। मतलब यहाँ उल्टा है शुरुआती दौर। हाँ, यहाँ उल्टा है। तो शुरुआती दौर में तो क्या, जब हमारे सीखने का दौर था तो हम तो खुद क्वेश्चंस बनाते थे कि भाई जिसने, आज मान लो जिसने, ये व्यक्ति हमें 10,000 रुपए दे सकता है, तो हम तो उससे 1 लाख रुपए मांगते थे, तब जाकर वो 10,000 रुपए देता था।
तो हमने अपने क्वेश्चंस या उनको टैकल करने का तरीका हमने खुद सीखा। जी। फिर धीरे धीरे मार्केटिंग प्रोडक्ट मार्केट में आने लगे, तो हम फिर उनको ये बताने लगे कि देखिए बैंकिंग सेक्टर से ये सेक्टर बेहतर है, आप लॉन्ग टर्म पे जाएंगे, और उसमें सफलता भी मिली। और एक मुख्य कारण मेरी सफलता का वो भी है, बैंकिंग सेक्टर में एफडीज हैं या और कुछ पीपीएफ है या बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उनसे बेहतर मैंने मार्केटिंग प्रोडक्ट को उनको दिया। आज मेरे सेटिस्फाइड कस्टमर खुद बुलाकर पैसा देते हैं, क्योंकि मैंने उनको ये रास्ता बताया। मैंने कहा आप एक काम करिए, एफडी या इनमें ना जाकर आप यहाँ पे आइए, और उसमें मार्केट ने भी सफल साथ दिया, और समय समय पे फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिए हैं, तो लोग बुला बुला के पैसा देते हैं। जी। तो शर्मा जी, हम आपसे विदा लेने के पूर्व एक बार ये जानना चाहेंगे कि भविष्य में आपके किस तरह के प्लान्स हैं, आगे आप किस तरह से अपने इस करियर को ले जाने के बारे में सोच रहे हैं? मैं तो निरंतर इसी जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ वो बरकरार रहे MDRT का, और मैं आगे की ही सोचता हूँ। और आने वाले दिनों में जो भारतीय मार्केट है, अगर देखें भारतीय अर्थव्यवस्था भी देखें, बड़े बड़े अर्थशास्त्री के आप कमेंट्स देखते हो अखबारों में और टीवी पे देखते ही है रेगुलर, पर भारतीय अर्थव्यवस्था डेफिनेटली ऊपर की ओर जाएगी। ये कोरोना काल है, जो साल 2 साल 3 साल जब तक ये रहने का रहना, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हुए भारतीय मार्केट तो ऊंचाई की तरफ ही जाएगा। तो मैं तो लोगों को यही सलाह देता हूँ, और ज्यादातर मैं मार्केटिंग पॉलिसियां ही बेचना पसंद करता हूँ। और हमारा विजन लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए मत रखिए आप। लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप मार्केटिंग प्रोडक्ट्स के जा सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी जो न केवल हमारे जनरल दर्शक जिनको इंश्योरेंस सेक्टर से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस के बारे में रुचि रखते हैं, उन्हें तो प्रेरणा मिली ही होगी। साथ ही वे युवा जो इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहते हैं या अपना स्वयं का कोई कारोबार करना चाहते हैं जिसमें कि निवेश की जरूरत ना हो, सिर्फ अपना स्किल्स को इस्तेमाल करें और आगे बढ़ जाएं, तो निसंदेह उन्हें भी इससे फायदा मिला होगा। आपका हम एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।